जैन साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। ये अभ्यास प्रश्न है जो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है। ये चौथा पार्ट है। इससे पहले आपने 3 वीडियो देखा होगा, 3 सीरीज देखा होगा, ये चौथा सीरीज है। 2026 के नवीन पैटर्न पे आधारित होने वाला प्रश्न। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने, सभी एनसीईआरटी के प्रश्न लिए गए हैं जो कि सीटेट में पूछे जाने की संभावना है। पूछ रहा है कि बज्जी महाजनपद की शासन व्यवस्था अन्य महाजनपदों से किस प्रकार भिन्न थी। 4 विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प बताइए यदि आपने एनसीईआरटी का बुक पढ़ा है या मेरे जो सीरीज हैं एनसीईआरटी के, जो हर चैप्टर वाइज अध्याय करके था, अगर आपने पढ़ा है तो जरूर बता सकते हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। यहाँ गण या संघ शासन था, जहाँ कई शासक एक साथ शासन करते थे। ये वज्जी महाजनपद की शासन व्यवस्था अन्य जनपदों से इस प्रकार ही भिन्न थी। देखिए क्या होता है, वज्जी की राजधानी है वैशाली। कहाँ राजधानी थी? वैशाली। और यहाँ की शासन व्यवस्था को गण या फिर संघ कहा जाता था। संघ में कई पुरुष शासक यानी राजा होते थे जो साथ मिलकर सभाओं में चर्चा के माध्यम से निर्णय लेते थे। आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि भ्रंशोत्थ पर्वत, ठीक है ना, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण कैसे होता है? 4 विकल्प आपके सामने है। ज्वालामुखी के फटने के कारण, या फिर जब विशाल भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है तब, या फिर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, या फिर हवा के टकराव से। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए मेरे भाई, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी जब विशाल भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा ऊपर उठ जाता है, यानी उत्थित खंड या हास्ट, और जो दूसरा नीचा धंस जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा ऊपर उठ जाए और दूसरा हिस्सा नीचे धंस जाता है, ठीक है ना, यानी द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन, तो जो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे यूरोप की राइन घाटी और वासजेस का पर्वत। ध्यान रखिएगा, 2 उदाहरण आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है और इन उदाहरणों को बहुत गौर से ध्यान रखिएगा। यूरोप का राइन घाटी और वासजेस का पर्वत इसके उदाहरण है। एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी के किताब से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कैसे होता है? यानी कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कितने एरिया में है, इसका निर्धारण कौन करता है, कैसे होता है? तो देखिए मेरे भाई, इसका विकल्प जो आप देखेंगे, 4 विकल्प आपके सामने है। पहला कह रहा है भारत का चुनाव आयोग जो है निर्धारण करता है निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर परिसीमन आयोग, या फिर केवल प्रधानमंत्री कार्यालय इसको करता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो मेरे भाई विकल्प सेकंड सही है, यानी परिसीमन आयोग जो है वो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण का कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है। देखिए, जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का जो कार्य है वो परिसीमन आयोग ही करता है। यह आयोग चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है ताकि हर क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग समान रहे। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के सिविक्स से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, पॉलिटी का जो किताब है एनसीईआरटी क्लास 8 का जो पॉलिटी का किताब है वहां से एक क्वेश्चन लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों को 1947 के विभाजन पर आधारित खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास पढ़ाने को कहता है। यह किस प्रकार का स्रोत है? पढ़ने को कहता है, किस प्रकार का स्रोत है? फिर ध्यान से एक बार देखिए, एक शिक्षक छात्रों को 1947 के विभाजन पर आधारित खुशवंत सिंह की एक बुक है, एक उपन्यास है, ट्रेन टू पाकिस्तान। किताब किसका है? ट्रेन टू पाकिस्तान। तो यह है खुशवंत सिंह का। ये किस पे आधारित है? 1947 के विभाजन पे आधारित है। अब ये कह रहा है कि इस उपन्यास को पढ़ने को कहता है एक शिक्षक, तो यह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है,
या फिर तृतीयक पुरातात्विक स्रोत है या फिर मौखिक स्रोत है? बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही हो जाता है, यानी ये द्वितीयक स्रोत है, सेकेंडरी सोर्स है। ध्यान रखिएगा। देखिए, होता क्या है, उपन्यास कल्पना और ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण होते हैं। जो भी उपन्यास होते हैं वो कल्पना और ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण होता है, जो घटना के बाद लिखे जाते हैं। प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जो घटना के समय के साक्ष्य हों, जैसे उस समय की सरकारी रिपोर्ट या फिर डायरी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच घोषणा के बारे में कह रहा है कि वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, भारत में यूरोपीय शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का प्रचार करना, या फिर तकनीकी शिक्षा को रोकना, या फिर केवल महिलाओं को शिक्षित करना? वुड डिस्पैच जो 1854 में आया, उसका क्या मुख्य उद्देश्य था? बताइए। देखिए, इसका विकल्प बी सही हो जाता है, यानी भारत में यूरोपीय शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना ही वुड डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य था, जो 1854 में आया। ध्यान रखना है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? वुड डिस्पैच घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसमें तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों का नैतिक चरित्र ऊंचा होगा और वे ब्रिटिश व्यापार के लिए उपयोगी बनेंगे। ठीक है ना। ए वुड डिस्पैच घोषणा पत्र में इस बात को कहा गया है, और उसे वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जो 1854 में आया, उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि मल्चिंग विधि का उपयोग मृदा संरक्षण में क्यों किया जाता है? बताइए। 4 विकल्प हैं, पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पुआल से ढकने के लिए, या फिर ऊंची पहाड़ियों पर सीढ़ीदार खेत बनाने के लिए, या फिर मिट्टी को तेज हवा से बचाने के लिए दीवार बनाने हेतु, या कीटनाशकों के छिड़काव के लिए? बताइए सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पुआल से ढकने के लिए। उससे क्या होगा, मिट्टी की नमी बनी रहेगी। ठीक है ना। और मृदा अपरदन, मृदा क्षरण नहीं होगा। ठीक है, तो माल्चिंग विधि का प्रयोग ऐसे ही किया जाता है। विकल्प ए ठीक है। देखिए क्या है ना, माल्चिंग से मिट्टी की नमी बनी रहती है। ठीक है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उससे मिट्टी की, जैसे मिट्टी पे पुआल रख देंगे, बारिश आएगा, वो उसकी बूंदें आएंगी तो उससे मॉइस्चर बना रहेगा, यानी मिट्टी की नमी बनी रहती है, और वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है ना। वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है, इसलिए यह शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए प्रभावी है। यह एनसीईआरटी क्लास 8 के भूगोल से लिया गया। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रूढ़िबद्ध धारणा से संबंधित प्रश्न है, और कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह के बीच मुख्य अंतर क्या है? 2 बातें हैं। एक रूढ़िबद्ध धारणा, आपने सुना होगा, बहुत एग्जाम में पूछता है, सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछता है। ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए इसके सामने। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह दोनों के बीच क्या अंतर होता है? तो देखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही हो जाता है, यानी जो पूर्वाग्रह है ना, एक नकारात्मक राय है, जबकि रूढ़िबद्ध धारणा किसी समूह को एक तय छवि में बांधना है। बात समझ में आ रहा है? पूर्वाग्रह क्या है, एक नकारात्मक राय है। आप किसी के बारे में एक पहले से ही एक नकारात्मक राय बनाते हैं, उसे पूर्वाग्रह कहा गया है। जबकि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है, किसी समूह के लिए एक छवि, जैसे देखिए मैं समझाता हूं आपको, है क्या, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, और वो राय अक्सर कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं, तो वह पूर्वाग्रह है। जब हम कहते हैं कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़कियां, मैं सिर्फ एक लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं लड़कियां, यानी एक ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं, एक पूरे समूह की बात कर रहा हूं। तो जहां समूह की बात आ जाए वो रूढ़िबद्ध धारणा है, और जहां पहले से ही किसी के बारे में नकारात्मक राय बना ली जाए वो पूर्वाग्रह है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के पॉलिटी से, सिविक्स से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने मेरे भाई,
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खुले अंत वाले प्रश्न, ठीक है ना, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, पूछने से क्या लाभ होता है। यानी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं, उनको पूछने का क्या लाभ होता है। क्या छात्र उत्तर याद कर सकते हैं, या इससे छात्रों में बहुपरिप्रेक्ष्य और मौलिक सोच का विकास होता है, या यह शिक्षक का समय बचाता है, या उत्तर केवल हाँ या ना में होते हैं। बताइए, चार विकल्प आपके सामने हैं। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा ना, विकल्प बी होगा। यानी इसमें छात्रों में परिप्रेक्ष्य और मौलिक सोच का विकास होता है। किससे? ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछने से, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, खुले अंत वाले प्रश्न जैसे यदि पहिए का आविष्कार न हुआ होता तो क्या होता, ठीक है ना, ये खुले अंत वाले प्रश्न हैं। इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर, जैसे माचिस का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता, तो इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। अब जैसे मैं पूछूं भारत की राजधानी कहाँ है, तो निश्चित उत्तर है दिल्ली। बात समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। निश्चित है, इसका एक उत्तर है, एक लाइन में है। लेकिन अगर मैं कहूं, ध्यान से समझिए, कि भारत की राजधानी लखनऊ ही क्यों है, बात समझ में आ रहा है? भारत की राजधानी लखनऊ क्यों है और कब बनाई गई, किस लिए बनाई गई, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह के जो सोचने वाले प्रश्न हैं, तार्किक प्रश्न हैं, जहाँ पे चिंतन प्रभावी हो, ऐसे तर्क वाले जो प्रश्न होते हैं, जो कल्पनाशीलता वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें आप अपनी कल्पना और तर्क का उपयोग करते हैं, ऐसे खुले अंत वाले प्रश्न, ध्यान रखिएगा, इससे छात्रों का मौलिक विकास होता है। अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई। अगला प्रश्न है, चोल काल में जो उर होता था और जो सभा होती थी, वो क्या होते थे। कह रहा है कि चोल काल में, ठीक है ना, चोल वंश के काल में जो उर होता था और जो सभा होती थी, वो क्या होते थे, वो क्यों होते थे, क्या है वो उर और सभा क्या है। तो चोल राजाओं के विशेष अंगरक्षक होते थे, या फिर स्थानीय प्रशासन की ग्राम परिषदें होती थी, या केवल धार्मिक उत्सवों के नाम है, या युद्ध के हथियारों के ये प्रकार है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, विकल्प बी सही हो जाता है। यानी यह स्थानीय प्रशासन की ग्राम परिषदें होती हैं, जिसे उर और सभा कहा जाता है। देखिए, उर आम गांवों की सभा थी। उर क्या थी? आम गांवों की सभा थी। जबकि सभा जो होती थी या महासभा होती थी, वो उन गांवों की परिषद थी जहां ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मदेय उसे कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। देखिए, आम गांवों की सभा थी, उसे उर कहा जाता था। जबकि सभा या महासभा उन गांवों की परिषद थी। सभा या तो सभा कहिए या फिर महासभा, दोनों में से कोई भी कहा जाता था। बहुत ध्यान से समझिए, उर होता था एक सिंपल गांव की एक सभा है। लेकिन जो सभा या महासभा कहा जाता था, वो गांवों की परिषद होती थी जहां ब्राह्मण रहते थे। कौन रहते थे मेरे भाई? ब्राह्मण रहते थे, उन्हें ब्रह्मदेय कहा जाता था, ठीक है ना। चोल प्रशासन अपनी स्थानीय स्वशासन के प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में, ठीक है ना, रेगिस्तान में मशरूम रॉक्स यानी छत्रक सेल, ठीक है ना, रेगिस्तान में मशरूम रॉक्स यानी छत्रक सेल का निर्माण किसके कारण होता है? बहते जल के अपरदन से, या पवन द्वारा चट्टान के निचले हिस्से का अधिक अपरदन होने से, या अत्यधिक वर्षा से, या हिमपात से। बताइए, चार विकल्प आपके सामने है मेरे भाई। इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा। यानी पवन द्वारा चट्टान के निचले हिस्से का अधिक अपरदन हो जाने के कारण मशरूम रॉक्स यानी छत्रक सेल का निर्माण होता था मेरे भाई। है क्या? देखिए, पवन चट्टान के ऊपरी भाग की तुलना में निचले भाग को आसानी से काटती है, जिससे चट्टान का आधार संकरा और शीर्ष विस्तृत हो जाता है, जो छाते जैसा दिखता है। बात समझ में आ रहा है? उसे ही छत्रक शैल कहा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में होते हैं, खासकर रेगिस्तान जैसे, राजस्थान जैसे इलाकों में। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है मेरे भाई, गठबंधन सरकार, ठीक है ना, गठबंधन सरकार की स्थिति कब पैदा होती है? बहुत आसान प्रश्न है मेरे भाई, आप बता सकते हैं इसको कि गठबंधन सरकार की स्थिति कब पैदा होती है। देखिए,
विकल्प ए ठीक है, यानी जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, ऐसे स्थिति में गठबंधन सरकार बनती है। और अब आपको बताना है, आपके सामने एक प्रश्न है और कमेंट करके उसका उत्तर ज़रूर बताइएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक देखता है कि कक्षा में छात्र लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं, उसे क्या करना चाहिए? एक शिक्षक यह देख रहा है कि उसकी कक्षा में छात्र जो हैं वो लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? छात्रों को कड़ी सजा देनी चाहिए, या फिर जेंडर समानता के मुद्दों पर कक्षा में खुली चर्चा आयोजित करनी चाहिए, या फिर इस बात को अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर लड़कियों को चुप रहने की सलाह देनी चाहिए? तो देखिए मेरे भाई, ये प्रश्न के विकल्प पढ़ते ही आपको आंसर जरूर पता हो गया होगा। विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी जेंडर और समानता के मुद्दों पर कक्षा में खुली चर्चा आयोजित करनी चाहिए। ऐसे परिस्थिति में देखिए, हमेशा पेडागोगी जो है उसका ये उद्देश्य होता है कि व्यवहार में परिवर्तन क्या होना चाहिए मेरे भाई। व्यवहार, आप सभी पढ़े होंगे कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार में जब आपके अस्थायी परिवर्तन आ जाए तो अधिगम कहलाता है। और पेडागोजी का उद्देश्य होता है आपके व्यवहार में परिवर्तन। चर्चा के माध्यम से छात्र दूसरों की भावनाओं और समानता के अधिकार को समझ पाएंगे, इसलिए इस तरह की बात करनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मणिमेकलई और शिल्पादिकारम, ध्यान से समझिए, मणिमेकलई और शिल्पादिकारम क्या है? संगम काल के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, चोल साम्राज्य के कर हैं, या विजयनगर के मंदिर हैं, या मुगल कालीन पेंटिंग्स के नाम हैं? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करिए। कमेंट करके बताते भी रहिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको पसंद आए तो थोड़ा लाइक वाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने। और नहीं पसंद आए तो कोई नहीं, आप देखिए और डिसलाइक करिए और चले जाइए, ठीक है ना। देखिए इसका सही विकल्प होगा, ये विकल्प ए होगा, यानी संगम काल के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं मणिमेकलई और शिल्पादिकारम। ध्यान से समझिए मेरे भाई, ये दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल महाकाव्य हैं। किस भाषा के हैं? तमिल महाकाव्य हैं, जो उस समय के समाज, धर्म और व्यापार की जानकारी देते हैं। शिल्पादिकारम इलांगो अड़िगल, ठीक है ना, शिल्पादिकारम जो है वो इलांगो अड़िगल द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, शिल्पादिकारम इलांगो अड़िगल द्वारा लिखा गया था। ये प्राचीन महाकाव्य हैं जो तमिल भाषा के हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तल या मक्का क्या है? पत्तल या मक्का क्या है? तो ध्यान से समझिए, 4 विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प कह रहा है कि अमेजन बेसिन के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तीव्र ढाल वाली छत वाले घर हैं, या सहारा रेगिस्तान के लोगों के पोशाक के नाम है, या फिर एक प्रकार का फसल है, या फिर एक स्थानीय त्योहार है। मेरे भाई 4 विकल्प हैं, आप बताइए सही विकल्प क्या होगा। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा, विकल्प ए होगा, यानी यह अमेजिन बेसिन के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तीव्र ढाल वाली छत वाले घर हुआ करते हैं, जिसका नाम है पत्तल और मक्का। ठीक है, देखिए होता क्या है मेरे भाई, अमेजन बेसिन में भारी वर्षा होती है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं ढालू छत वाले बड़े घर बनाते हैं, जिन्हें मलोका कहा जाता है। यह आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए वहाँ यानी अमेजन बेसिन में भारी वर्षा होती है, इस कारण वहाँ लोग ढालू छत वाले घर बनाते हैं, और इसी ढालू छत वाले घर को मलोका कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मक्का और पत्तल अमेजन बेसिन में बनाए जाने वाले घरों के छत का नाम है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, और प्रश्न है, कथन कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर राष्ट्र है। कारण है कि भारतीय राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता और सभी धर्मों का समान सम्मान करता है, ठीक है ना। अब आपके सामने 3 विकल्प हैं। पहला ये कह रहा है कि ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है मेरे भाई कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। और तीसरा कह रहा है विकल्प कि ए गलत है पर आर सही है।
देखिए इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई विकल्प ए होगा, यानी ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में सर्वधर्म स्वभाव की नीति है, राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, जो धर्मनिरपेक्षता की मूल परिभाषा यही है। अब अगला प्रश्न है भीमबेटका के बारे में और आपसे कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से प्रश्न को समझिए और बताइएगा इसका सही विकल्प। कह रहा है कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। अब कह रहा है कि भीमबेटका के पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल के संदर्भ में कौन सा तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ विश्व की सबसे पुराने मंदिर मिले हैं, इन गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले हैं जिनमें जंगली जानवरों का सजीव चित्रण है। विकल्प सी कह रहा है मेरे भाई कि यहाँ लोहे के औजार बनाने की भट्ठी मिली है और विकल्प डी कह रहा है कि यहाँ हड़प्पा कालीन लिपि के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए मेरे भाई विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी इन गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले हैं जिनमें जंगली जानवरों के सजीव चित्रण किए गए हैं। मेरे भाई विकल्प बी ठीक हो जाता है। देखिए भीमबेटका की गुफाएं आदिमानव के रहने के प्राकृतिक आश्रय थे। यहाँ के चित्रों में शिकार और सामूहिक नृत्य के दृश्य मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि प्राचीन मानव अभिव्यक्ति के लिए कला का उपयोग करता था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए विषुव की स्थिति के बारे में क्या सत्य है। तीन कथन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि जो विषुव है इसकी स्थिति के बारे में क्या सही है। पहली बात, पहला कथन ये कह रहा है कि यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, ठीक है ना। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तीसरा कथन है कि सूर्य की किरणें सीधे विषुववृत्त यानी इक्वेटर पर पड़ती है, ठीक। अब आपके सामने कह रहा है विकल्प ए कि केवल 1 और 2 सही है, विकल्प बी कह रहा है 2 और 3 सही है, विकल्प सी कह रहा है कि ये 2 और 3 सही है और विकल्प डी कह रहा है कि केवल 1 सही है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए विकल्प सी सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों बात बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए होता क्या है, विषुव के दौरान पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए प्रकाश का वितरण समान होता है और दिन रात की अवधि बराबर होती है, यानी 12-12 घंटे की होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाशिए पर होने के अनुभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी हो सकता है। अलग भाषा बोलना, अलग रीति रिवाजों का पालन करना, आर्थिक रूप से कमजोर होना या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए मेरे भाई विकल्प डी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी कथन इसके बिल्कुल ठीक हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि एक शिक्षक छात्रों को स्थानीय बाजार में जाकर विभिन्न उत्पादों की कीमतों और ब्रांडों की तुलना करने को कहते हैं। यह गतिविधि किस पर केंद्रित है। छात्रों को केवल बाहर घुमाने पर, या सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने पर, या छात्रों को विज्ञापन देना सिखाने पर, या केवल गणितीय गणनाओं पर। तो मेरे भाई ध्यान रखिए विकल्प बी सही हो जाता है, यानी सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने पर केंद्रित है, ठीक है ना। देखिए यह अनुभवजन्य अधिगम का उदाहरण है। बाजारों में घुमा के चीज़ों को दिखाना, यह एक अनुभवजन्य अधिगम का उदाहरण है जहां छात्र स्वयं डेटा एकत्र करते हैं और बाजार की कार्यप्रणाली को व्यवहारिक रूप से समझते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की व्यापकता का सिद्धांत नीति का मुख्य आधार क्या था। किसानों पर अधिक कर लगाना, यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उस राज्य ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा बन जाएगा, या फिर विकल्प सी कह रहा है सभी भारतीय राजाओं को पेंशन देना, या डी कह रहा है सेना में केवल भारतीयों को भर्ती कराना। तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी हो जाएगा, यानी किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसका राज्य ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा बन जाएगा। देखिए ये होता क्या है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू इस नीति के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसे
राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, और कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला कह रहा है ये कि ये वन इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचता। विकल्प बी कहता है कि ये वन अपनी पत्तियां वर्ष के एक निश्चित समय में एक साथ गिरा देती हैं। सी कह रहा है यहाँ रोजवुड, आवानुस, ठीक है ना, आबनुस और महोगनी जैसी कठोर लकड़ी के वृक्ष मिलते हैं। और डी कह रहा है ये क्षेत्र पूरे वर्ष गर्म और अत्यधिक वर्षा वाले होते हैं। तो जो गलत है ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, वो विकल्प बी है, यानी ये वन अपनी पत्तियां वर्ष के एक निश्चित समय में एक साथ गिरा देते हैं। बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सदाबहार वन अपनी पत्तियां एक साथ कभी नहीं गिराते, इसलिए वे हमेशा हरे भरे दिखते हैं। पत्तियां गिराने की विशेषता पर्णपाती वनों की होती है, ना कि सदाबहार वन की। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 एक गिरफ्तार व्यक्ति को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए, पहला तो ये भी प्रदान करता है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। दूसरा, मनपसंद वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है, और गिरफ्तारी के कारणों को जानने का भी अधिकार है। तो विकल्प डी सही हो जाता है, यानी सभी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अनुच्छेद 22 निवारक, निरोध और गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण देता है, जो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है। आपके सामने 4 विकल्प है। लड़कों और लड़कियों को अलग अलग समूहों में बिठाना, घरेलू काम के अदृश्य श्रम और उसके महत्व पर चर्चा करना, लड़कियों को केवल शिक्षक की सहायता करने के लिए कहना, और डी कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को रटवाना। बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प बी होता है, यानी घरेलू काम के अदृश्य श्रम और उसके महत्व पर चर्चा करना। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है स्वतंत्र मीडिया के बारे में, और कह रहा है कि स्वतंत्र मीडिया के लिए तुलन पत्र, ठीक है ना, तुलन पत्र का क्या अर्थ है। केवल सरकार की उपलब्धियों को दिखाना, या फिर विकल्प बी कह रहा है किसी भी मुद्दे के सभी पहलुओं पर चर्चा करना और पाठकों को स्वयं राय बनाने देना, या केवल विवादास्पद खबरें दिखाना। विकल्प डी कहता है विज्ञापनों को अधिक समय देना। सही विकल्प बी है, यानी किसी भी मुद्दे के सभी पहलुओं पर चर्चा करना और पाठकों को स्वयं राय बनाने देना, ये तुलन पत्र कहलाता है स्वतंत्र मीडिया के बारे में। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो मेरे भाई, अगला प्रश्न है, यदि आप कक्षा में इतिहास पढ़ा रहे हैं तो मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाना चाहिए। केवल सुंदर चित्र दिखाने के लिए, साम्राज्यों के विस्तार और ऐतिहासिक स्थलों की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए, या छात्रों को ड्राइंग सिखाने के लिए, या पाठ्य पुस्तक को सजाने के लिए। तो विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी साम्राज्यों के विस्तार और ऐतिहासिक स्थलों की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं को किन महत्वपूर्ण संकलों में संरक्षित किया गया है। बताइए। क्या वह रामचरितमानस है, या फिर विकल्प बी कह रहा है कि बीजक, पंचवाणी और गुरु ग्रंथ साहिब है, या फिर महाभारत है, या फिर ऋग्वेद है। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी बीजक, पंचवाणी और गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कबीर की रचनाओं को संकलित किया गया। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि संसाधन का संरक्षण का क्या अर्थ है। बताइए। देखिए, संसाधन का संरक्षण का अर्थ होता है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कह रहा है भारत में कानून का शासन है, कारण है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं और राष्ट्रपति से लेकर एक साधारण नागरिक तक सभी पर एक ही कानून लागू होता है। देखिए मेरे भाई, इसके लिए विकल्प 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये रहे आपके आज के
चौथे पार्ट के कुल महत्वपूर्ण प्रश्न सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। सभी संभावित प्रश्न हैं जिन्हें सीटेट एसएसटी पेपर 2 में पूछे जाने की संभावना है। तो ये रहे आपके आज के क्लास। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। टीचिंग एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में यहाँ से कराई जाती है। हम आपके साथ जो भी आप न्यू अपडेट होते हैं उन्हें साझा करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।